हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। इससे पहले हमने देखा था कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, जो कि अच्छे से हमने देख लिया था। और इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्यूनिटी। ठीक है, चलो एनसीईआरटी के लाइन से हम देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि एवरी डे वी एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट। हम लोग हर दिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन्फेक्शियस एजेंट से एक्सपोज होते हैं। हाउएवर ओनली अ फ्यू ऑफ दिस एक्सपोजर रिजल्ट इनटू द डिजीज। लेकिन कुछ ही ऐसा एक्सपोजर होता है जो हमको डिजीज कर पाती है। क्वेश्चन है क्यों, वाई? तो ऐसा इसीलिए होता है ड्यू टू द फैक्ट दैट द बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दिस फॉरेन एजेंट। ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो डिफेंड करता है, अपने आप को बचाता है इन सभी इन्फेक्शियस एजेंट से। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल एबिलिटी होती है किसी भी होस्ट का जो डिजीज कॉजिंग एजेंट से फाइट करती है। मतलब डिजीज कॉजिंग एजेंट का मतलब हुआ वो पैथोजन जो शरीर में आके बीमारी पैदा करती है। तो उससे होस्ट बॉडी का जो डिफेंडिंग, वो अपने आप को डिफेंड करता है, वो एबिलिटी, ठीक है, कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम के द्वारा जो होता है वो क्या कहते हैं उसको, क्षमता, एबिलिटी, ठीक है, उसे ही हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम का मतलब सिंपल समझो कि हमारे बॉडी का वो एबिलिटी या किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म का वो एबिलिटी जिससे वो डिजीज कॉजिंग एजेंट से फाइट करता है और अपने आप को डिफेंड करता है, उसे हम लोग इम्यून सिस्टम कहते हैं। क्लियर? और ये पूरा जो सिस्टम है वो कहलाएगा इम्यूनिटी। आगे देखना, इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स। दो तरह का इम्यूनिटी होगा। पहला है हमारा इनेट इम्यूनिटी और दूसरा है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो दोनों के बारे में अच्छे से देखते हैं। चलो, तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पर एक चार्ट बनाओगे। लाइक तुम यहाँ पर लिख सकते हो इम्यूनिटी, ठीक है, और इसको इस तरीके से दो पार्ट में बांटना। ठीक है, सबसे पहले हमें लिखना इनेट इम्यूनिटी। कोलेरा केस में क्या होता है कि नॉजिया और वोमिटिंग प्रीडोमिनेंट होता है, कॉन्सिकम में भी सारा सिम्टम। ठीक है, और नेक्स्ट होगा हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उस समय एसिडी मतलब एशिया में जो हुआ था वो। ठीक है, अब दोनों का मतलब समझो कि आखिर क्या है, इनेट क्या होती है और एक्वायर्ड क्या होती है। देखो, इनेट इम्यूनिटी का मतलब होता है कि ऐसा इम्यूनिटी जो बाय बर्थ हमारे पास है, ठीक है, वो हमेशा से हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो इट इज फ्रॉम बाय बर्थ, मतलब जन्म से ही ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास होता है, ये इन्फेक्शियस से फाइट करने का तरीका। ठीक है, और ये होता है एक्वायर्ड होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होगा ना तो वो इन्फेक्शियस एजेंट के एक्सपोजर में आएगा और फिर ये इम्यूनिटी एक्वायर होगा। मतलब ये एक्वायर होता है। एक्वायर मतलब ये सीखता है, धीरे धीरे समझता है कि अच्छा ये वाला बैक्टीरिया पहले आया था, शरीर को इन्फेक्ट किया था, जिसकी वजह से ये बीमारी हुई थी। अब इसके अगेंस्ट में यहाँ पर एंटीबॉडी तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम जो सेम बैक्टीरिया आएगा तो वो फिर डिजीज नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के इम्यूनिटी को हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या है, क्या क्या लिखा है। तो नाउ कमिंग टू द इनेट इम्यूनिटी इज फर्स्ट। ठीक है, चलो देखते हैं। इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक। तो यहाँ पर ऐसे लिखोगे, बाय बर्थ होता है, फिर नॉन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, ये स्पेसिफिक नहीं होता, बट एक्वायर्ड जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब कि स्पेशल बैक्टीरिया के लिए, अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग होता है, ध्यान रखना इसका। देखो क्या क्या है। तो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। मतलब नॉन स्पेसिफिक होता है इनेट इम्यूनिटी और ये बर्थ से ही प्रेजेंट रहता है। दिस अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया टू द एंट्री ऑफ द फॉरेन एजेंट्स इनटू आवर बॉडी। मतलब ये डिफेंड करता है बॉडी को, ठीक है, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया से या अलग अलग तरह के फॉरेन डिजीज कॉजिंग एजेंट से शरीर में इंटर करने से। इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। दीज आर, देखो इनेट इम्यूनिटी जो होती है ना, उसमें 4 तरह के बैरियर होते हैं। चारों बैरियर का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और नेक्स्ट है हमारा साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, तो उसमें तुम क्या करोगे, यहाँ पर जो बनाए हो उसमें इस तरीके से लिखना। पहला फिजिकल बैरियर, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा सेलुलर बैरियर और चौथा साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, तो इस तरीके से सारा लिखना है, यू हैव टू राइट इट। ठीक है, चलो मेरे साथ लिख लो। फिजिकल बैरियर, दूसरा था फिजियोलॉजिकल। सबके बारे में अभी हम देखेंगे कि क्या क्या है।
फिजियोलॉजिकल, ठीक है। तीसरा था सेलुलर बैरियर, और चौथा हमारा साइटोकाइन बैरियर। cutting pain across the क्लियर। तो ये कॉपी में साथ में नोट्स बनाते जाओगे। अब देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट इज द फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या आता है, स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो हमारे बॉडी में जो स्किन होता है ना, ये जो स्किन है ना, स्किन वो क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शरीर के अंदर इंटर करने से। क्लियर। म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम, लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरोजेनाइटल ट्रैक ऑल्सो हेल्प अस द ट्रैपिंग द माइक्रोब्स एंटरिंग इनटू द आवर बॉडी। देखो यहाँ पर अब क्या बता रहा है वो, कि जो म्यूकस कोटिंग होती है, हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये जो ट्रैकिया सब होता है, उसके ऊपर में क्या होता है, उसके अंदर वाले लेयर पे म्यूकस का कोटिंग होता है, ठीक है। जिससे क्या होगा, कोई भी अगर बैक्टीरिया अंदर जाने की कोशिश करेगा नेजल नाक के थ्रू ऐसे करके, ठीक है, तो वो जो म्यूकस होता है साइड साइड में, वो उसमें उसको चिपका लेगा। क्लियर। तो ये एपिथेलियम लाइनिंग होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, लाइक स्टोमक हो गया, ठीक है, बाद बाकी इंटेस्टाइन का जो पार्ट्स है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, उन सभी में म्यूकस का कोटिंग होता है। यूरोजेनाइटल ट्रैक, यूरोजेनाइटल मतलब ये जो यूरेथ्रा हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, उन सभी जगहों पे, ठीक है। ऑल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग द माइक्रोब्स इंटरिंग इनटू द बॉडी, मतलब जितने भी ओपनिंग है बॉडी के अंदर, वहां से इंटर कर रहा होता है, तो कई बार म्यूकस कोटिंग क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है बॉडी के अंदर जाने से। क्लियर। तो ये था हमारा फिजिकल बैरियर, जिसमें स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आता है, ठीक है। याद रखना बस, स्किन और ये म्यूकस कोटिंग। क्लियर। स्किन और म्यूकस किस में आएगा, फिजिकल में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो ये आप दूसरा देख रहे हैं, वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर। एसिड इन द स्टोमक, हमारे बॉडी के अंदर जो स्टोमक है उसमें जो एसिड होता है, चलो नाम बताओ कौन सा एसिड है, बोलो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो एसिड इन द स्टोमक, सलाइवा इन द माउथ, माउथ के अंदर जो सलाइवा होता है वो, टीयर्स फ्रॉम द आई, ऑल प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ। देखो तीन चीज बताई उन्होंने, सबसे पहला एसिड इन द स्टोमक, दूसरा सलाइवा इन द माउथ, तीसरा टीयर फ्रॉम द आई। ये तीन चीज, एसिड, HCl, सलाइवा, तीसरा टीयर्स। तो ये क्या करती है, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक देती है, प्रिवेंट करती है। क्लियर। तो ये था फिजियोलॉजिकल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द सेलुलर बैरियर। सो सर्टेन टाइप्स ऑफ द ल्यूकोसाइट, हमारे बॉडी के अंदर जो WBC होते हैं, ल्यूकोसाइट, ठीक है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, ये सब पढ़ा होगा ना, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट जो होते हैं WBC के हमारे बॉडी में, ठीक है, लाइक पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL, न्यूट्रोफिल होते हैं, ये याद रखना, ठीक है, अच्छे से याद कर लो, ठीक है। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तो ये जो PMNL होता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिकोसाइट, ठीक है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कई बार हुआ ना, माइक्रोब्स आ गया बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया आ गया, तो बैक्टीरिया आ गया तो अब उसके मतलब शरीर के अंदर घुस चुका है वो, मतलब फिजिकल बैरियर क्रॉस कर गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर भी क्रॉस कर गया, तो वहाँ पर आता है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन सॉरी सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में क्या होगा, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिकोसाइट होगा, मतलब न्यूट्रोफिल होगा। अब ये न्यूट्रोफिल क्या करेगा, उसको फैगोसाइटोसिस कर लेगा। लाइक यहाँ पर हमारा ब्लड वेसल्स था, ठीक है, और यहाँ पर ये बैक्टीरिया आ चुका है। तो अब ब्लड वेसल्स के अंदर जो भी WBC होगा ना, WBC का जो शेप होता है वो अमीबॉइड शेप का होता है, ये यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है, और सबको एक साथ इनगल्फ कर जाएगा, इनगल्फ करके उसको खत्म कर देगा। क्लियर। एंडोसाइटोसिस कर जाएगा। तो ये भी एक तरीका है बॉडी को डिफेंड करने का। क्लियर। तो ये आता है हमारे सेलुलर बैरियर में। तो तुम बस इतना याद रखना कि सेलुलर बैरियर में PMNL, देखो फिर से लिखता हूँ, PMNL, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिकोसाइट याद रखना, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, एंड द नेचुरल किलर, ठीक है, अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट का टाइप होता है। इन द ब्लड एज वेल एज मैक्रोफेजेस इन द टिश्यू कैन फैगोसाइटोस एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। फैगोसाइटोस का मतलब है इनगल्फ कर लेना, इनगल्फ मतलब खा लेना,
ठीक है, वो जो भी बताया ना वो वैसे करके पूरा इनगल्फ कर लेती है, खा जाती है उसको, तो ये सब डिस्ट्रॉय कर देता है। तो बस तुम्हें याद रखना है PMNL, मोनोसाइट नेचुरल किलर सेल, और मैक्रोफेज जो सभी फेगोसाइटोसिस का काम करता है ब्लड के अंदर और ख़त्म कर देता है उसको। क्लियर। नाउ अगर इससे भी नहीं कुछ हुआ, ठीक है, चलो तो लास्ट आती है हमारा साइटोकाइन बैरियर, और ये स्पेसिफिक होता है लाइक कुछ वायरल इन्फेक्टेड सेल होता है, जो कि जैसे मान लो कि बहुत सारा सेल है हमारे बॉडी में, ठीक है, और कुछ सेल को वायरस का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, लाइक यहाँ पर देखो, देख रहा है, यहाँ पर वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो ये क्या करेगा, कुछ केमिकल सेक्रेट कर देगा, ठीक है, और ये केमिकल स्प्रेड कर देगा इधर उधर, जिससे क्या होगा कि बाद बाकी आसपास वाला जो सेल होगा ना अपना रिसेप्टर क्लोज कर लेगा, अपना गेट बंद कर लेगा, जिससे कोई चीज़ अंदर आता है, तो वायरस फिर इसको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये कुछ केमिकल जो होती है वायरस इन्फेक्टेड सेल सेक्रीट करती है, उसका नाम होता है इंटरफेरॉन, ठीक है। तो आप सुनो क्या लिखा है, वायरस इन्फेक्टेड सेल सेक्रीट द प्रोटीन इज कॉल्ड इंटरफेरॉन विच प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन। मतलब इंटरफेरॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पर तुझे अच्छे से याद करनी है। और इंटरफेरॉन जो होती है वो वायरल इन्फेक्टेड सेल सेक्रेट करती है, जिससे जो इन्फेक्टेड सेल नहीं है वो अपने आप को बचा लेती है, ठीक है, वो अपने आप को प्रिवेंट कर लेती है, ठीक है, फर्दर इन्फेक्शन से। क्लियर। मतलब जो सेल इन्फेक्टेड थी उन्होंने इंटरफेरॉन रिलीज किया, और इंटरफेरॉन की वजह से जो सेल इन्फेक्टेड नहीं है उसको पता चल गया कि आसपास में वायरल इन्फेक्शन हुआ है, और वो अपने आप को जो भी चैनल्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं जिसके थ्रू कोई चीज़ अंदर आती है, सबको क्लोज कर लेती है, फिर वो फर्दर इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये था इतना हमारा इनेट इम्यूनिटी के 4, ठीक है, रिवाइज करो। सबसे पहला था फिजिकल, दूसरा था फिजियोलॉजिकल, तीसरा था हमारा सेलुलर, और चौथा था हमारा अभी जो पढ़े हैं साइटोकाइन। क्लियर। अब देखो फिजिकल में क्या था, याद कर लो, स्किन और म्यूकस। फिजियोलॉजिकल में क्या था, एसिड इन द स्टोमक, ठीक है, और टीयर्स इन द आई और सलाइवा इन द माउथ, और वो क्या कहते हैं फिजियोलॉजिकल हो चुका है। सेलुलर में क्या था, सेलुलर में था तुम्हारा वो PMNL पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट नेचुरल किलर सेल, लिम्फोसाइट, और मैक्रोफेज, और साइटोकाइन में आता है इंटरफेरॉन। तो ये तुमको समझ में आया होगा। क्लियर। रिवाइज करना। चलो अब देखते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, तो वो था हमारा इनेट इम्यूनिटी था नॉन स्पेसिफिक टाइप का, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं था कि फलना बैक्टीरिया के लिए फलना है, ऐसा नहीं था, लेकिन अब है स्पेसिफिक वाला, ठीक है, जिसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो लिसन, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड पैथोजन स्पेसिफिक, तो ध्यान रखना दिस वन इज द पैथोजन स्पेसिफिक। पैथोजन मतलब लिख लो, बहुत काम आएगा, ऐसे करके लिखना पैथोजन, डेफिनेशन याद रखना, द डिजीज काउजिंग एजेंट, उसको हम लोग पैथोजन के नाम से जानते हैं। क्लियर। ये में भी हो सकता है बैक्टीरिया, ठीक है, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ। क्लियर। और भी कुछ भी हो सकता है ये। क्लियर। तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, ये सभी डिजीज काउज करते हैं, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द पैथोजन स्पेसिफिक, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी, ये मेमोरी के आधार पर काम करती है। दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर्स अ पैथोजन, मतलब हमारे बॉडी को जब भी किसी भी पैथोजन का अटैक होता है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूसेस द रिस्पॉन्स इज कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। जैसे देखो कोई मान लो इंसान है, ठीक है, उसको, ठीक है, इन्फेक्शन हुआ। क्लियर। यहाँ पर मान लो कोई वायरस आके इसको अटैक किया। क्लियर। तो इस समय इसका बॉडी के अंदर मतलब कुछ पता नहीं था और ये इन्फेक्शन आया अंदर, तो इस समय जो सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा, मतलब इसका बॉडी जिस तरीके से उसमें एक्ट करेगा, लाइक किसी को टाइफाइड का इन्फेक्शन हुआ तो उसके बॉडी में फीवर आ जाती है, मस्कुलर पेन होता है, वीकनेस हो जाती है, ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्स किया ना बॉडी, वो कहलाता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्राइमरी रिस्पॉन्स का मतलब व्हेन फर्स्ट टाइम द पैथोजन और माइक्रोब्स अटैक्स ऑन द बॉडी, तो उसका जो फर्स्ट टाइम जो रिस्पॉन्ड होता है उसको हम लोग प्राइमरी रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। चलो नेक्स्ट, विच इज लो इंटेंसिटी, जो कि लो इंटेंसिटी का होता है। सब्सिक्वेंट इनकाउंटर्स विद द सेम पैथोजन
इलेक्ट्स द हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और द एनामेस्टिक रिस्पॉन्स। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम जो इनकाउंटर होता है वो काफ़ी मिनिमल होता है, काफ़ी लो इंटेंसिटी में होता है, लेकिन धीरे धीरे उस इंटेंसिटी को मतलब हम बढ़ाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो बॉडी रिएक्ट करती है वो काफ़ी क्या कहते हैं हाईली इंटेंसिफाइड होती है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स को एनामेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं। क्लियर, मतलब सेम इन्फेक्शन पहली बार हुआ लाइफ में, प्राइमरी रिस्पॉन्स से दूसरी बार होगा तो उसके हिसाब से जो बॉडी एक्ट करेगा वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा। क्लियर, सेकेंडरी रिस्पॉन्स का दूसरा नाम क्या है? एनामेस्टिक रिस्पॉन्स। दिस इज ascribed टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी appears टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट इनकाउंटर। अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी को पहले से मेमोरी होती है कि ऐसा इन्फेक्शन कभी हुआ था। अब वो मेमोरी किस फॉर्म में होती है तो हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी तैयार करके रखता है। क्लियर, नाउ the primary and the secondary immune response are carried out with the help of the two special type of the lymphocytes present in our body blood। देखो अब ये जो मेमोरी था, ठीक है, ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स सेकेंडरी रिस्पॉन्स हुआ, ये सब कौन करवाता है, कैसे होता है? तो ये इसमें हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड में प्रेजेंट होता है क्या, स्पेशल दो टाइप का लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है, वो ये करवाता है। अब दोनों टाइप का लिम्फोसाइट का क्या नाम है? तो पहले का नाम है हमारा बी लिम्फोसाइट और दूसरे का नाम है हमारा टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ध्यान रखना, बी और टी। ठीक है, बी से होता है बोन मैरो और टी से होता है थाइमस। यहाँ पर बीटा भी रहता है कई बार, तो बट बी लिम्फोसाइट याद रखो। ठीक है, बीटा आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। टी फॉर थाइमस क्यों है देखेंगे आगे। The B lymphocyte produces an army of the protein in response to the pathogen into our body to fight with them। अब ये जो B lymphocyte होता है वो एक आर्मी ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, B lymphocyte जो कि क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर जो भी इन्फेक्शन आया है उससे वो फाइट करता है। ठीक है, आगे देखना, दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड द एंटीबॉडीज। मतलब B lymphocyte जो था उस एंटीजन के अगेंस्ट में, एंटीजन मतलब जो इन्फेक्शन आया है, बैक्टीरिया आया है या कोई भी वायरस या पैथोजन आया है, उसके अगेंस्ट में ये एक प्रोटीन सेक्रेट किया जो उससे जाके फाइट कर रहा है, डिसम कर रहा है। क्लियर, आगे देखो, तो उस प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज के नाम से जानते हैं। कौन सेक्रेट किया? बी लिम्फोसाइट। द टी सेल्स देमसेल्व्स डू नॉट सेक्रेट एंटीबॉडीज। ध्यान रखना, टी सेल एंटीबॉडी सेक्रेट नहीं करती है, बट हेल्प द बी सेल टू प्रोड्यूस देम। लेकिन बी सेल को यानी बी लिम्फोसाइट को वो हेल्प करता है ताकि वो एंटीबॉडी को सिक्रीट कर सके। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज द 4 पेप्टाइड चेन। जितने भी इन तरह के एंटीबॉडी मॉलिक्यूल होते हैं उसमें 4 पेप्टाइड चेन देखने को मिलता है। अब ये पेप्टाइड चेन तुम्हारे लिए बिल्कुल नया होगा क्योंकि तूने 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स नाम का चैप्टर छोड़ के आया। ठीक है, बट कोई बात नहीं। देखो, ये जो प्रोटीन होता है ना उसी का दूसरा नाम है पेप्टाइड चेन। क्लियर, पेप्टाइड चेन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे अमीनो एसिड प्रोटीन अमीनो एसिड से बना रहता है, तो बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जो जुड़ते हैं ना वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। क्लियर, तो बताओ जो एंटीबॉडी होती है जो बी सेल सेक्रेट करती है उसमें कितने पेप्टाइड चेन होते हैं? तो 4 पेप्टाइड चेन होते हैं। चारों पेप्टाइड चेन आपस में कैसे लिंक होते हैं? तो वो लिंक होते हैं, देखते हैं आगे, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से। देखेंगे आगे क्या है। 4 में से 2 स्मॉल चेन होते हैं, उसको हम लाइट चेन के नाम से जानते हैं, और जो लंबा लंबा चेन होता है लॉन्गर चेन होता है उसको हम लोग हेवी चेन के नाम से जानते हैं। तो 2 लाइट हुए और 2 हेवी हुए। ठीक है, तो तुम इसको कह सकते हो 2 हेवी है यानी कि H2, 2 लाइट है L2, H2L2 भी कहते हैं। किसको? एंटीबॉडी को H2L2 के नाम से जानते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। हेंस एन एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज H2L2। द डिफरेंट टाइप ऑफ द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। और हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर, लाइक IgA। ठीक है, IG का मतलब क्या है यहाँ पर? तो IG का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ऊपर लिखते हैं क्योंकि ये देखो तो मेरा सर है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स। क्लियर, तो IG स्टैंड्स फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है? एक तरह का
एंटीबॉडी है। तो डिफरेंट टाइप का एंटीबॉडी होता है, लाइक IgA हो गया, अब IgM हो गया, IgE हो गया, IgG हो गया। तो एक चीज़ याद करना है तुझे, मैं बताऊंगा ठीक है बाद में, कि IgA कहाँ पर होता है। लाइक जो मदर का मिल्क होता है कोलोस्ट्रम, वहाँ पर IgA बहुत ज़्यादा पाया जाता है। IgE हो गया एलर्जी के लिए, लिख लेना, ये कोलोस्ट्रम में होता है। कोलोस्ट्रम क्या होती है, ये जो मदर होती है, जो आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, जो फर्स्ट टाइम जो मिल्क आता है उसमें येलोइश कलर का सब्सटेंस होता है, वो इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है, ठीक है, वो है IgA। और बाद बाकी कई बार प्लेसेंटा भी सेक्रेट करती है एंटीबॉडी, ठीक है, लाइक हम देखेंगे कि कौन सा है। अभी तुम ये दोनों लिख लो, IgG हाँ हो गया। अ कार्टून ऑफ एंटीबॉडी इज गिवन इन द फिगर 7.4। अब ये जो तुम डायग्राम देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर ये एक तरह का एंटीबॉडी का कार्टून है, क्लियर, कार्टून मतलब चित्र है। तो इसमें ये वाला है तुम्हारा हेवी चेन और ये वाला है तुम्हारा लाइट चेन, क्लियर, तो ये साफ साफ दिख रहा है। और ये पोर्शन होता है जहाँ पर एंटीजन आके बाइंड करता है, इसको हम एंटीजन बाइंडिंग साइट बोलते हैं, ABS, एंटीजन बाइंडिंग साइट, क्लियर। छोटे वाले हैं लाइट चेन और बड़े वाले हैं हेवी चेन। अब छोटा वाला चेन और बड़ा वाला चेन आपस में कैसे जुड़े रहते हैं, देखो दो चेन के बीच में है, क्लियर, डाई सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, तो ये डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, क्लियर। तो ध्यान रखना, दो चेन के बीच में जो वो होती है बॉन्ड होती है, वो कौन सी होती है, डाई सल्फाइड बॉन्ड। कमिंग टू द नेक्स्ट, देखो आगे क्या है, हम है कहाँ पे, हाँ इधर है। बिकॉज दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड, ये हमारे ब्लड में होते हैं। द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड, अब एक्चुअली ये जो एंटीबॉडी वाला रिस्पॉन्स होता है, वो जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स था, ठीक है, वो हमारे मतलब ये एंटीबॉडी ब्लड में होता है, जिसकी वजह से इसको ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं। तो ये नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है। NCERT में तुझे जितने भी ब्लैक कलर के डार्क से लिखा हुआ चीज़ें दिखती हैं, ब्लैक तो सारा ही है, डार्क कलर से लिखा हुआ दिखे तो समझ जाना वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्लियर। तो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एंटीबॉडी हमारे ब्लड में पाई जाती है। दिस इज वन ऑफ द टू टाइप ऑफ आवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी मीडिएटेड, ठीक है। तो ये एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है, मतलब एंटीबॉडी की सहायता से होता है। द सेकेंड टाइप ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इज कॉल्ड द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये जो था ना स्पेसिफिक टाइप, पैथोजन स्पेसिफिक, इसमें दो तरह के होते हैं। एक तो हमें अभी ये वाला पढ़ा जिसको ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं, और दूसरा है हमारा सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो तुम यहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हो, कहाँ गया, ठीक है, यहाँ पे ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, और दूसरा होगा हमारा यहाँ पर सेल मीडिएटेड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एंटीबॉडी होता है ऊपर वाले में, ठीक है। और सेल मीडिएटेड में क्या होती है, ये सेल से क्रिएट होता है, लाइक यहाँ पर ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है। ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब होता है बॉडी के अंदर कोई दूसरा ऑर्गन लगाए, किसी का ऑर्गन, किडनी फेल हो गया तो नया वाला किडनी लगाए और बॉडी उसको रिजेक्ट कर दिया कि हमारे बॉडी का नहीं है, बाहर का है। तो ये सब आता है सेल मीडिएटेड में। चलो देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है आगे। CMI stands for cell mediated immunity. The T lymphocyte mediates cell mediated immunity. Very often, these some of the human organ like heart, eye, liver, kidney fails the function to satisfactory. Transplantation is the only remedy that enables the patient to live in the normal life. देखो कई बार हमारे बॉडी का ऑर्गन जो है काम करना बंद कर देते हैं, तो ओनली एक ही रास्ता बचता है जिसका नाम है ट्रांसप्लांटेशन। तो ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, मतलब दूसरे बॉडी का ऑर्गन हम अपने बॉडी में लगाते हैं, क्लियर। तो उस कंडीशन में CMI होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। देन अ सर्च बिगिंस टू फाइंड द सुटेबल डोनर। तो ये सभी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए एक सुटेबल डोनर को खोज करते हैं। और क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई इज दैट ऑर्गन कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम द जस्ट एनी बॉडी। पूछ रहा है कि किसी भी व्यक्ति से क्यों नहीं ले सकते, क्लियर। तो व्हाट इज दैट द डॉक्टर्स चेक, डॉक्टर ऐसा क्या चेक करते हैं, ग्राफ्ट फ्रॉम द जस्ट एनी सोर्स, मतलब किसी भी सोर्स लगा सकते हैं, किसी एनिमल का लीवर लगा दो, किसी दूसरे जानवर का किडनी लगा दो, क्लियर। ऐसा क्यों नहीं करते, अनदर प्राइमेट या किसी दूसरे का नहीं लगाते हैं।
ऐसा इसीलिए होता है सिंस द ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि दूसरे जानवर का या किसी दूसरे नॉन रिलेटिव का अगर हम ये सब लगाते हैं किसी भी व्यक्ति के शरीर में, तो ये ग्राफ्ट रिजेक्ट कर जाता है। मतलब हमारा बॉडी उसको पहचानने से पहचान जाता है कि ये हमें दूसरे बॉडी का है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। टिश्यू मैचिंग, तो टिश्यू मैच होती है, ब्लड ग्रुप मैच होता है, इसेंशियल फॉर बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट। मतलब किसी भी तरह का ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांट करने के लिए वो चीज़ किया जाता है, लाइक टिश्यू मैचिंग और ब्लड ग्रुप मैचिंग किया जाता है। इवन आफ्टर द पेशेंट हैज़ टू टेक द इम्यूनोसप्रेसेंट्स। अब ये सब करने के बाद अगर क्लोज रिलेटिव है फिर भी ये सभी ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद उसको इम्यूनो सप्रेसेंट दिया जाता है। मतलब कि उसका इम्यून सिस्टम को डाउन रखा जाता है ताकि उसका खुद का बॉडी उस ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर दे। क्लियर? पहचानने से इनकार न, मतलब पहचान न जाए कि ये दूसरे का बॉडी है। अगर पहचान के इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहा तो वो तुरंत पहचान जाएगा कि ये फॉरेन बॉडी का सेल है, टिश्यू है, फिर उसको रिजेक्ट कर देगा। मतलब उसको न्यूट्रिशन सब देने से मना कर देगा, फिर वो ऑर्गन काम नहीं करेगा फिर उसके बॉडी में। क्लियर? द बॉडी इज एबल टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ। वो अपना और दूसरों का चीज़ें पहचानती है, सेल को पहचानती है। एंड द सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो क्वेश्चन पूछेगा ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स होता है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है, जो कि स्पेसिफिक होता है। क्लियर? नाउ अब है हमारा अलग अलग तरह का लाइक एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, ये सब हम बाद में देखेंगे। ठीक है? आई होप तुमको ये चीज़ जो इम्यूनिटी का पोर्शन था उसका आधा पार्ट मतलब एक पोर्शन समझ में आया होगा। एक ही टॉपिक है आगे, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है या कोई कमेंट कुछ दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है? और वीडियो समझ में आया तो सब्सक्राइब कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।